नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम फिर बात कर रहे हैं कोरोना पर। दरअसल कोरोना ने अटेंशन तो कर दिया पैदा, लेकिन उसका टेंशन लगातार बढ़ रहा है। वजह यह कि जिनको भी वैक्सीन के डबल डोज लगे थे यानी वैक्सीनेटेड थे, वैसे लोग भी 85% लगभग 85% ऐसे लोग दोबारा ओमिक्रॉन संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। ये सबसे चिंताजनक बात है। जिनको दो डोज लग चुके हैं वो बेफिक्र ना हो, क्योंकि ओमिक्रॉन आपको भी अपनी जद में ले रहा है। और उसमें सबसे खास बात यह है कि जो बिना वैक्सीन वाले लोग हैं उनकी संख्या 15% है, लेकिन जहां तक वैक्सीन वालों की बात है वो तादाद 85% है। और ये न केवल हिंदुस्तान में बल्कि देश भर में, दुनिया भर में, खासतौर से डेनमार्क का हम आपसे फिगर शेयर करना चाहेंगे कि वहां भी 90% ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन के 2 डोज लग चुके थे और उसके बाद उनको ओमिक्रॉन हो गया है। और ओमिक्रॉन के साथ डेल्टा भी उसमें शामिल है, जो डेल्टा प्लस, जिसने पिछली बार की हम बात करें, पिछले साल अप्रैल मई तबाही मचाई थी। बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा बैठे थे, कई परिवार अनाथ हो गए थे। ब्रिटेन में 5 लाख लोगों में से एक साल में ऐसे लोग हैं जिनको ये लक्षण दोबारा आए हैं। इसी तरह के केसेस अमेरिका में भी है, लेकिन भारत की हम बात करें तो 85% लोग इसके शिकार हो रहे हैं जिनको 2 वैक्सीन लगी है। तो कोरोना पर अटेंशन तो है, लेकिन उसका टेंशन बढ़ रहा है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सामाजिक सरोकार से जुड़े श्री कमल राठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे जबलपुर से चैतन्य भट्ट जी, और चिकित्सक जो कोरोना पर लगातार नजर रखे हुए हैं डॉक्टर गर्ग साहब। आज की बातचीत में हम सब इसलिए स्टूडियो में कोरोना का मास्क पहनकर बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं ताकि लोग इस बात को समझें कि अगर स्टूडियो में बाकायदा इसका वैक्सीनेशन वाले लोग काम करते हैं, सैनिटाइज को किया जाता है, इसके बाद भी खतरे हैं ज़्यादा। आप देखें कि स्टूडियो के भीतर भी लोग मास्क लगा के जब काम कर रहे हैं, तो फिर आपको भी मास्क लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी मेंटेन करनी चाहिए, वैक्सीन लगवाना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा कमल राठी जी से। कमल जी, हमने बातचीत की शुरुआत में कहा था कि जब तक लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, 2 गज की दूरी को मेंटेन नहीं करेंगे, तब तक ये खतरा बढ़ता जाएगा। आपकी राय? बिल्कुल। सबसे पहले तो कोरोना का सबसे अच्छा इलाज और बचाव ये है कि हम मास्क पहने और 2 गज की दूरी रखें। इसी के लिए आज हम स्टूडियो में भी आज मास्क पहन के आप सबके सामने उपस्थित हैं, जिससे आप इस विषय पे जागरूक हों और ये मास्क पहनने का काम जारी रखें। दूसरा विषय जो वैक्सीनेशन का था, तो वैक्सीनेशन में हमेशा ये हुआ कि बीमारी को रोकेगा नहीं, बीमारी को कम करेगा, हॉस्पिटलाइजेशन कम करेगा। इसलिए हमें वैक्सीन जरूरी था। वैक्सीन सरकार ने उपलब्ध कराया, सबने लगवाया, और जिनने नहीं लगवाया उन्हें भी जाके लगवाना चाहिए। तीसरी चीज, अभी जो बात चल रही है कि 2 वैक्सीन होने के बाद भी, और 2 वैक्सीन और कोरोना होने के बाद भी लोगों को ओमिक्रॉन या कोविड का जो भी वेरिएंट आ रहा है वो उन पे हमला कर रहा है, उन्हें बीमार कर रहा है। तो ये हमारे लिए सचेत बात है। इस वक्त हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ना चालू हो चुका है। इसमें और गंभीर विषय अगर मैं जोड़ूं तो एक गंभीर विषय जो देखने में पिछले 1 हफ्ते से आ रहा है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स जो भगवान है हमारे लिए, वो सब इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में कोरोना के शिकार हो रहे हैं। तो अभी तक अपन ऑक्सीजन, जैसा मैंने कहा कि ऑक्सीजन, दवाई, इन सब की तैयारी थी, लेकिन हमारे डॉक्टर्स की जो हमारे पास टीम गड़बड़ा रही है, जो ओमिक्रॉन के शिकार हो रहे हैं या कोरोना का शिकार हो रहे हैं, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इस पे गंभीरता से सरकार को विचार करना चाहिए। और एक आखिरी विषय के साथ अभी बात रखता हूं मैं कि हमारे पास 40,000 बच्चे जो पीजी के भर्ती होने के लिए हैं, वो हमारी न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में अटक गई है, जिसके लिए दोनों को सहयोग से एक ही दिन बैठक करके निर्णय लेके उनकी तत्काल एडमिशन कराया जाए, जिससे वो डॉक्टर्स भी हमको उपलब्ध हो पाए। बिल्कुल। तो ये खास बात थी कि मरीज बढ़ रहे हैं, जो मेडिकल स्टाफ के लोग हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो ओमिक्रॉन के संक्रमण की ज़्यादा एक तरह से हमले को झेल रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात हमारे साथ करने जा रहा है डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी। दरअसल उनके पास जो जानकारी है वो थोड़ी सी विस्फोटक है, चिंता में डालने वाली है कि जो दवाएं दी जा रही हैं, जो वैक्सीन दिया जा रहा है, उसकी स्थिति क्या है, वो कितना कारगर है और कितना उसमें लफड़ा है, घाला है, घालमेल है। मैं पूछूंगा
डॉक्टर भुवनेश गर्ग की जुबानी की। डॉक्टर साहब, ये संकट तो है, लेकिन वैक्सीन को लेकर भी कोई जानकारी आपके पास हो तो जरूर शेयर करें। राघवन जी, हम लगातार बात कर रहे हैं कि आपदा में अवसर धोते फार्माक्रान या दवा माफिया, और ये देखिए लगातार चलता चला आ रहा है कि हमने देखा अनर्गल दवाइयां, रेमडेसिविर से लेके हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से लेके आइवरमेक्टिन, सारी दवाइयों को बाद में अनर्गल साबित कर दिया गया। लेकिन हम पहले दिन से इनके खिलाफ खड़े थे कि वायरस पर कोई दवाई कारगर नहीं होती, एंटीबायोटिक तो कतई नहीं होती, और ये चीजें निकल के आई। जब हमने और दरियाफ्त की तो ये मालूम पड़ा कि रेमडेसिविर जैसी महंगी और टॉक्सिक दवाई, जिसको कि डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के अलावा कभी नहीं दिया जा सकता, वो हमारे ड्रग कंट्रोलर के जरिए दवा की सूची में ही उसको रजिस्टर नहीं किया गया था। मतलब ये है कि वो ओवर द काउंटर बेची जा सकती थी। ये कितना बड़ा घालमेल था, ये कितना बड़ा तकलीफदेह काम था कि हमारे देश की सबसे बड़ी दवा संस्था ये कहती है कि ये चूंकि दवा में रजिस्टर्ड ही नहीं है, इसलिए हम इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, हम इसकी कीमत पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, और हम इसके खिलाफ कोई अंकुश नहीं लगा सकते। मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई विरोधाभास किसी देश में नहीं हो सकता दवाइयों को लेकर। अब जो दूसरी बात जो आपने पूछी और जो सामने निकल के आई है, आज हमारे सारे आर्टिकल्स में भी है, वो कि किसी भी दवा की एक शेल्फ लाइफ होती है, एक्सपायरी होती है, और वो जब दवा निर्माण की जाती है तो उसके अनुसार वो एक्सपायरी डेट रखी जाती है। मैं नहीं समझता कि बहुत लंबी शोध प्रक्रिया के बिना इस एक्सपायरी डेट में बदलाव किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी जब 15 से 18 साल के बच्चों में टीकाकरण शुरू हुआ तो इसका बड़ा हंगामा मचा, क्योंकि गुड़गांव की एक समझदार मां ने वो वायल उठा के देख ली तो उस वायल पर सितंबर 2021 की एक्सपायरी डेट डली हुई थी। आनंद फानन में जब मामला मचा तो भारत बायोटेक की इस वैक्सीन को लेकर, तो भारत बायोटेक के जो कार्यकारी अधिकारी हैं मिस्टर कृष्णमूर्ति, उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया कि डायरेक्टर सिडको और ड्रग कंट्रोलर ने हमको 25 अक्टूबर को इस दवा की सेल्फ लाइफ 12 महीने करने की परमिशन दे दी है। ये कितना हंसी का विषय है, कितना सोचने का विषय है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके पास अगर वो उसका कुछ हो सब कि प्रमाण के तौर पर आप बताना चाहें तो जरूर हमें स्क्रीन पर शेयर करें। तो स्क्रीन पर कैसे शेयर होगा राघवन जी, मुझे देखना पड़ेगा। मेरे पास है वो डॉक्यूमेंट, अगर आप देखना चाहें तो। जी, स्क्रीन कैसे शेयर होगी दैट आई डोंट नो, वो थोड़ा सा मेरे लिए टीडियस है, बट ये चलिए, लेकिन ये बहुत चिंताजनक, और हम इसको नहीं, मैं आपको मोबाइल से दिखाता हूं, 1 मिनट रुकिए जी, 1 सेकंड का समय दीजिए मुझे, मैं आपको मोबाइल से दिखाता हूं। दरअसल हमारा इस पूरी चर्चा के पीछे कोई आप अगर देख पा रहे हो तो ये लेटर है। ये लेटर ये कहता है कि जो सितंबर की एक्सपायरी डेट की वैक्सीन है जी, उसको हमने 6 महीने बढ़ा दिया है। थोड़ा उसको जूम करेंगे तो वो ज्यादा क्लियर दिखेगा। तो ये मार्च 2022 का इसमें नजर आ रहा है। ये करंट एक्सपायरी डेट थी जी, और ये उनके आगे उनकी एक्सटेंडेड एक्सपायरी डेट्स हैं। तो ये बड़ी चीज है कि हम खुद ही उसकी एक्सपायरी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये चिंताजनक है, जिस बात को डॉक्टर गर्ग ने सबके सामने लेकर आए। मैं लौटूंगा गर्ग साहब, ये बड़ा मुद्दा है, अगली बातचीत में हम इसी पर फोकस करेंगे। लेकिन इस पूरी चर्चा में आपकी इस बात को शामिल करने का हमारा ये मकसद है कि लोग पैनिक ना हो, बल्कि सजग हो जाएं। हम किसी चीज को बहुत विस्फोटक करके नहीं बताना चाहते, लेकिन लोगों को सजग करना चाहते हैं, लोग अटेंशन में रहें, क्योंकि जो लोग बेखबर हैं, दरअसल ये प्रोग्राम उनको बाखबर करने का है। मैं लौटता हूं आपके पास। चैतन्य भट्टी जी और हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं आवेश तिवारी जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चैतन्य जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो सारी बात है, डॉक्टर गर्ग जो बता रहे हैं, जो डॉक्टर हमारे साथी कमल राठी ने भी कहा कि मेडिकल स्टाफ पर भी ये संक्रमण बढ़ रहा है, क्योंकि जिनको 2 डोज लग चुकी है वो भी इसकी चपेट में आ रहा है, ओमिक्रॉन की प्लस डेल्टा की। आपकी राय कि जबलपुर के क्या हाल है और आप इसको किस ढंग से देखते हैं? देखिए, ये तो बड़ा दुर्भाग्यजनक है जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि एक्सपायरी डेट के बाद उसको एक्सपायरी बढ़ा दी गई। ये तो बड़ा अजीब सा मामला है कि किसी भी दवाई की जब एक्सपायरी डेट हो जाती है तो उसको आप कैसे एक्सपायरी को बढ़ा सकते हैं। ये वास्तव में बहुत गंभीर मामला है और इस मामले में सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। दूसरी बात जो है कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि सचेत रहना चाहिए लोगों को, जब
ये लग रहा है वैक्सीन, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति बनती नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी लाइन लगी रहती है और खटाखट वो लगा देते हैं वैक्सीन, उसमें वायल देखने का संभव हो नहीं पाता। तो ये देखना सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, डॉक्टर्स का काम है कि वो वायल जो है वो एक्सपायरी डेट के तो नहीं है। दूसरी बात जो है कि जिस तरह से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, ये बात लेकिन भट्ट जी, दरअसल सबको जागना पड़ेगा। अगर कुछ सरकार सो रही है, सिस्टम सो रहा है, तो जिसको लग रहा है अगर वो नहीं जागेगा, ठीक है, आप उसको एक आदमी नहीं देख पाएगा, लेकिन बाकी जो लाइन में लगे हैं, जो पेरेंट्स बच्चों को लगवा रहे हैं, वो उनको जागना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं जागेंगे तो फिर आप लापरवाही का शिकार हमको ही होना है। कि उसको देखा जा सकता है जी। लेकिन मुझे लगता है कि जो आपका पैरा मेडिकल स्टाफ है वो पहले ही देख ले कि भाई अगर ये इस तरह की कोई एक्सपायरी वाली आ रही है, जैसे अब डॉक्टर साहब ने देखा और बताया वो कि किस तरह से लेकिन इसमें एक्सपायरी को उन्होंने एक्सटेंडेड कर दिया है, एक्सपायरी को बढ़ा दिया है। ये सबसे चिंताजनक बात है कि किसी चीज पर दवा की तारीख लिखी है कि ये एक्सपायर हो रही है अप्रैल में, और आप उसको कैसे कर सकते हैं अगस्त तक के लिए। वही तो बात, उसका जब वो दवा बनती है तो ये तय किया जाता है कि इसका असर इतने समय तक रहेगा, और इसलिए उसकी एक्सपायरी डेट दी जाती है। अगर इस तरह से एक्सपायरी डेट बढ़ने लगेगी तो फिर एक्सपायरी डेट की जरूरत क्या है? आप कभी भी खिला दो उस आदमी को दवाई। तो ये बड़ी गंभीर बात। तो निश्चित तौर पे ये जो आप कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो या डोज लगवाए जाए, डोज लगाने के बाद भी अगर ओमिक्रॉन का जो वायरस है वो आपको परेशान कर सकता है या बीमार कर सकता है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ी अजीब सी स्थिति है कि हम 2 डोज लगवा चुके हैं, लोग बड़े चिंता मुक्त हो चुके हैं कि भाई हमने तो 2 डोज लगवा दिए, ना वो मास्क पहन रहे हैं। आप बाजारों में देखिए किस तरह की भीड़ है, आप नेताओं की रैलियों में देखिए हजारों। भट्ट जी, दरअसल ये जो फेनोमेना है ये पूरी दुनिया में है। डेनमार्क में 90% है, अमेरिका में, इंग्लैंड में है। तो ये उस वायरस का मामला ऐसा है कि जिनको 2 डोज लग चुकी है उन पर भी वो असर कर रहा है, उनको अपनी चपेट में ले रहा है। तो इसमें तो सिर्फ यही है कि जब तक आप एहतियात नहीं बरतेंगे तब तक इस मुश्किल भरी दौर में आप फंसते चले जाएंगे। मैं लौटता हूं, आपसे पूछूंगा कि जौनपुर के क्या हाल है और बाकी स्थिति क्या है। हमारे साथ रायपुर से आवेश तिवारी भी जुड़े हुए हैं। आवेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। रायपुर के क्या हाल है और आप क्या सोचते हैं, क्योंकि यहाँ तो मध्य प्रदेश में इसके केसेस बढ़ने लगे हैं, अब ये 200 के पास पहुंच गया मामला। जी देखिए, रायपुर में आज करीब 1500 1550 के आसपास केसेस आए हैं और एक ओमिक्रॉन का रोगी मिला है बिलासपुर में, वो यूएस से लौटा था। सबसे बड़ी दिक्कत इस चीज की है, और मुझे लगता है मध्य प्रदेश में भी ये समस्या है कि जो जीनोम टेस्टिंग होती है ओमिक्रॉन को की जांच के लिए, वो यहाँ उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री का जो कि पॉजिटिव है टी.एस. सिंहदेव, उनकी भी ब्लड सैंपल गए हुए हैं उड़ीसा जांच के लिए। और कई जो 17 दिसंबर के आसपास जो गए हुए थे टेस्टिंग के लिए, उनमें से भी अभी तक लौट कर नहीं आए हैं कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है कि निगेटिव है ओमिक्रॉन के लिए। तो होता क्या है कि आप अगर पॉजिटिव है भी, और चूंकि इस बार ओमिक्रॉन को लेकर के जो गाइडलाइंस है, इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, WHO की भी है और ICMR की भी है, कि 1 हफ्ते के अंदर जो है वो इसका वायरस अगर संक्रामक ज्यादा भी है तो भी 1 हफ्ते के अंदर जो है ये पूरी तरह से वो हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हो क्या रहा है कि लोग ठीक हो जा रहे हैं, उसके बाद रिपोर्ट आ रही है। अभी तो रायपुर में, छत्तीसगढ़ में रिपोर्ट आनी शुरू ही नहीं हुई है कि लोगों को पता लग सके कि जो वायरस है जो ये बहुत चिंताजनक है, क्योंकि जीनोम टेस्टिंग की बात है, वो 1-1 हफ्ते बाद जब रिपोर्ट आ रही है, और पिछले बार का जो कोरोना था, कोविड-19 था या डेल्टा था, वो उसमें 15 दिन तक संक्रमण शरीर में रहता था, लेकिन ओमिक्रॉन का संक्रमण जो है वो 1 हफ्ते में ठीक हो रहा। नई जो जानकारी उस हिसाब से डॉक्टर्स का कहना है कि अगर 3 दिन आपका बुखार नहीं आता है तो ये मान लिया जाए कि आप ओमिक्रॉन से बाहर निकल आए हैं। लेकिन जो आप दिक्कत बता रहे हैं वो मध्य प्रदेश में भी है। यहाँ कोई टेस्टिंग लैब नहीं है, बाहर जाते हैं सैंपल, और ये दिक्कत है कि अगर वो सपोज करो कि वो पॉजिटिव है तो वो आदमी जब तक सैंपल ना आए तब तक लापरवाही में घूमता रहता है और उस ओमिक्रॉन को बढ़ा रहा है। इसलिए हमने स्टूडियो में जो हमारे साथी बैठे हैं उन सबको मास्क लगाया बतौर टोकन कि लोग जहां भी हो, भले स्टूडियो के भीतर हो, बाहर हो, घर में हो, सड़क पर हो, वो जरूर 2 गज की दूरी को मेंटेन करें और मास्क लगाएं, क्योंकि यही बचाव का साधन है। आपका जो वैक्सीन है वो काम कर रहा है, लेकिन कम कर रहा है, आप संक्रमण के शिकार हो रहे हैं उसके भी। मैं लौटूंगा, ये सारी बातें जो हम जिस पर चिंता जता रहे हैं ये सबके लिए बहुत चिंताजनक है, क्योंकि अब इसकी रफ्तार बढ़ गई है। योगीराज जी, ये जो सारा मामला है कहीं ना कहीं चिंता की बात है। जो डॉक्टर गर्ग ने कहा कि खुद ही आप वैक्सीन की जो एक्सपायरी उसको बढ़ा रहे हैं, कैसे बढ़ा रहे हैं बिना उसके
और ये अगर बढ़ रही है तो फिर इसकी एक्सपायरी का मतलब क्या था, आपकी राय? देखिए राघवन जी, ये बहुत बड़ी बात की डॉक्टर गर्ग साहब ने कि एक्सपायरी डेट ही एक्सपायर कर दी उन्होंने। कल से तो अब आदमी मर जाएगा, उसकी भी एक्सपायरी डेट बढ़ा देना आप, तो इस तरह की बचकानी हरकत। उसको तो बढ़ा देते हैं ना, वो लगा के वेंटिलेटर लगा के बढ़ा देते हैं कि अभी तो हाथ पर काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन जिंदे आदमी के लिए अगर आप एक्सपायरी लगाएंगे, भले उसके खतरे ना हो, लेकिन लोगों में जब शक पैदा होगा तो फिर ये दिक्कतें आएंगी। जी वही तो मैं कह रहा हूँ, ये बड़ा गंभीर इश्यूज है और इस पर यदि ऐसी एक्सपायरी डेट बढ़ती रही तो आगे फिर क्या होगा ये हम सब जानते हैं। और पिछले जो वेव आई थी उसमें भी इस तरह की लापरवाही हुई थी। एक और महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपन ने पहले भी इस विषय पर डिस्कस किया। मैं ना तो कोई चिकित्सक हूँ ना कोई विशेषज्ञ हूँ, लेकिन पिछले 2 साल के अनुभव सभी को ये बताते हैं कि आप अपने आप को कोरोना पॉजिटिव मान के चलो। आपको यदि मालूम पड़ा जीनोम सीक्वेंसिंग में कि आप ओमिक्रॉन से प्रभावित हैं, तो क्या बधाइयों के कार्ड बांटोगे क्या? साहब नहीं साहब, हमें डेल्टा नहीं हुआ, हमें तो ओमिक्रॉन हो गया। अल्टीमेटली हुआ तो कोरोना ही है ना आपको। निपटना तो आप ही को होना, चाहे वो ओमिक्रॉन हो जाए, चाहे डेल्टा हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, भुगतना आपको है। तो जब भुगतना आपको है तो उससे सावधानी आप क्यों ना करें? अपन इस बहस में क्यों जाएं कि साहब ओमिक्रॉन है कि कौन सा क्या है। तीसरी एक और बात है कि पिछली जब सेकंड वेव आई थी तो मध्य प्रदेश में ये इंतजाम किए गए थे कि हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इंदौर में एक लेबोरेटरी की स्थापना की प्रयास किए गए थे। 4-5 महीने बीत गए, लेकिन आज भी वो लैब शुरू नहीं हो पाई। अभी आज ही मैं पढ़ रहा था कि अब एम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट शुरू होने वाले हैं, लेकिन वो भी 1 महीने बाद। तो जब हम 2-2 साल भुगत चुके हैं इस चीज़ को और उसके बाद हम ये तय नहीं कर पा रहे कि कहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट इतना अनिवार्य है और उसको कितनी जल्दी करना चाहिए, तो ये जो लेतलाली है जिसको लापरवाही कहते हैं, ये इस मामले में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, लोग अपने हिसाब से निपट लेंगे, लेकिन इस प्रशासन पर भी इस स्तर की तैयारी गंभीरता से होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। राठी जी, सवाल वही है कि आप जितनी तैयारी कर रहे हैं, अब इसमें एक चीज़ और निकल के आती कि चिकित्सकों का ये कहना है या जो रिसर्च करने वाले हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनकी बातें भी इस पूरे कोरोना काल में WHO से लेकर जो शोध करने वाले सब फ्लॉप हो गए हैं, सबकी विश्वसनीयता हाशिए पर आ गई है। उसकी वजह है कि अब इसके बारे में एक सुखद खबर है, ईश्वर करे कि ये खबर सही हो, कि कोरोना जो है ये ओमिक्रॉन ऐसा वायरस आया है, उसका नया जो वेरिएंट है, ये कोरोना को एक तरह से खत्म करेगा या बहुत शिथिल कर देगा, इसकी मारक क्षमता कम कर देगा। ये अगर खबर है और ये शोध में ये निकल के संभावना आ रही है, तो ये भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी अच्छी खबर है। आपकी इसमें राय? नहीं, बिल्कुल संभावना पे यकीन रखना चाहिए, लेकिन इसके बाद फ्रांस से भी एक नया वेरिएंट निकल के आ रहा है, तो ये वायरस ही म्यूटेट करता जाएगा। तो सबसे जरूरी बात है कि हमें वायरस की तेजी के हिसाब से स्वास्थ्य सुविधाओं में भी तेजी से तरक्की करनी पड़ेगी। आज हम बहुत पीछे हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसमें हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। विदेशों में कुछ इलाज उपलब्ध हो पाया है, लेकिन हम मध्य प्रदेश में तो इलाज भी उपलब्ध नहीं है। भाई दिल्ली में उपलब्ध है, गुड़गांव में उपलब्ध है, लेकिन भोपाल में और इंदौर में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। मैंने पिछली बार भी आपके यहाँ इसमें कहा था कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक इलाज है इसका, जो कि विश्व में कुछ सार्थक थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन उसे हम भोपाल या मध्य प्रदेश में नहीं ला पा रहे हैं। तो ऐसे स्वास्थ्य में हम बहुत पीछे हैं। बिल्कुल, हमारे ये कह देना कि हम बहुत आगे चल रहे हैं बहुत गलत है। दूसरा, जो वैक्सीन की बात बोली, तो उसमें एक आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहूंगा कि जब हम दवाई लेने जाते हैं तो जो बिल मिलता है दवा वाले से, तो उसमें हमें एक्सपायरी डेट और बैच नंबर लिखा होता है। इसी तरह जो कि हमको एक बिल के रूप में सरकार हमें एक जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दे रही है, उसमें भी उसकी एक्सपायरी और उसके बारे में डिटेल हो, तो मुझे लगता है आसान होगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब, ये जो नई खबर है कि ओमिक्रॉन जो है इस वायरस को काफी कमजोर कर देगा, कोविड-19 को या डेल्टा को, जो वैक्सीन है वो उसकी एक्सपायरी हो गई है, वो अपनी जगह जिसको आपने खुलासा किया है, जिसको आपने एक तरह से ब्रेक किया है, लेकिन क्या ये खबर कितनी दमदार है, कितनी इसमें पीछे विश्वसनीयता है कि जो ओमिक्रॉन है वो कोविड-19 को कम करने वाला है? आपकी राय? राघवन जी, बिल्कुल सीधी सी बात है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ही नहीं, डॉक्टरों ने ही नहीं, पूरे विश्व के लोगों ने पिछली वायरल महामारियों के पैटर्न का अध्ययन नहीं किया। मैं साफ साफ शब्दों में कहता हूँ, किसी भी वायरल महामारी में 3-4 प्रमुख बातें हैं। सबसे पहली बात, वो बहुत तेजी से असर करते हैं। जो कमजोर शरीर है उनको निशाना बनाते हैं, कमजोर शरीर से टकरा के वो ताकतवर होते जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, जब वो ताकतवर शरीरों से टकराते हैं और उनकी क्षमता कम होती जाती है, तो फिर वो धीरे धीरे कमजोर पड़ते जाते हैं। वायरस के बहुत सारे म्यूटेशन आते हैं। ये प्रथा लगभग 2 से 3 साल तक चलती है और हर 100 साल में इसको हमने रिपीट होते हुए देखा है। तो उसका
पैटर्न का अध्ययन करके उसके अनुसार उपचार के ऊपर फोकस किया जा सकता था। यहाँ बेहद जरूरी है ये कहना कि वायरस पे कोई दवाई काम नहीं करती, कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती। हम जितनी भी एंटीवायरल दवाइयों की बात करते हैं वो उपचार सिर्फ आईसीयू में, गहन चिकित्सा में मृत प्राय मरीजों के ऊपर ही कारगर होने की बात कही जाती है। वो सामान्य तौर पे उपलब्ध नहीं कराए जाते, ना कराए जाने चाहिए, उनके बहुत नुकसान हो सकते हैं। एक बात जो कमल राठी ने जिसका जिक्र किया है वो इलाज, वो चिकित्सा पद्धति या वो चीज मध्य प्रदेश में मालनूप्रिवीर की जो बात हो रही है राघवेंद्र जी, जो राठी जी ने भी कहा है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की बात कर रहा हूं सर मैं। वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का भी जो कॉकटेल डोज की आप बात कर रहे हैं, जिसको ट्रम्प मेडिसिन भी कहा गया था, वो मेडिसिन भी आईसीयू के गंभीर मरीजों के लिए है, सामान्य तौर पर देने के लिए नहीं है, क्योंकि वायरस पे कोई मेडिसिन काम नहीं करती। आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो ही आप उससे जीत सकते हैं। एक बार वायरस का डोज आपके अंदर बढ़ गया, फिर उसके बाद वो आपके शरीर से ही लड़ेगा, या कोई दवाइयां एंटीवायरल काम कर सकेंगी तो करेंगी, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या कोई दूसरी चीज। यहाँ मुद्दा इस बात का है कि अब ओमिक्रॉन, तो हम बार बार कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन आपके लिए बूस्टर इम्यूनिटी का डोज साबित होगा। उससे बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि ये ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है लेकिन संक्रामक नहीं है। क्यों संक्रामक नहीं है? कि पहले वायरस के म्यूटेशंस की तुलना में इस म्यूटेशन में मारक नहीं है, संक्रामक तो है लेकिन मारक नहीं है। इससे जाने कब जाएंगे? मारक नहीं है। इसमें 3 स्पाइक नहीं देखी गई है। संभवतः ये 3 स्पाइक्स में से एक स्पाइक आपके लंग्स को संक्रमित करने वाला जीनोटिक फैक्टर थी, वो नहीं होने से ये लंग्स के ऊपर उतने असरकार नहीं है, इसलिए मारक नहीं है। यहाँ बहुत समझदारी से ये काम करना होगा कि हम किसी भी डर या भय का माहौल ना बनने दें। हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले 4 दिन से आंकड़ों को लेकर फिर खेल चालू हो गया है कि आज इतने मरीज मिले। आज मेरा मानना है कि अब आंकड़ों की नूरा कुश्ती बंद कर देनी चाहिए। बिल्कुल आंकड़े मत दिखाइए, लोगों को प्रेरित करिए कि वो मास्क लगाएं। मास्क सफिशिएंट है, वायरस को आपसे टकराने दीजिए, वो इम्यूनिटी बना देगा। और जैसे बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें मैं एक चीज जरूर पूछूंगा आपसे कि जो हम कई बार बातचीत में जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस बार फिर उसको चर्चा में लाना बड़ा मौजूद है कि लोग अपने खान पान में विटामिन बढ़ा लें, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी। जी राघवेंद्र जी, हमने आपको याद होगा, हमने कहा था कि विटामिन बी हम हमारे सभी मरीजों में बेहद कम देख रहे हैं। संभवतः विटामिन बी के ऊपर भी इस वैक्सीन का असर हो रहा है, क्योंकि विटामिन बी हमारे शरीर में बड़ी आंत में खाने से बनता है, बैक्टीरिया से बनता है, वो किसी तरह से और दवाइयों से नहीं होता है। तो इसलिए विटामिन भी आप एक्सटर्नली रिप्लेस करें, लेकिन अपने खान पान को, ताजे फ्रेश भोजन को, बिल्कुल सब्जियां फल फ्रूट को ज्यादा उसमें इस्तेमाल करें। और विटामिन डी बेहद इंपॉर्टेंट है किसी भी वायरल संक्रमण से लड़ने के लिए, किसी संक्रमण से लड़ने के लिए एक्सरसाइज करें, योग करें, सेवन जरूर करें। बिल्कुल। समय कम है भट्ट साहब, बहुत संक्षेप में आपसे 2-3 वाक्यों में कि बीमारी तो है लेकिन इसके बचने के उपाय में सिर्फ विटामिन है, विटामिन डी, विटामिन सी, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, बी कॉम्प्लेक्स और जिंक, अगर ये खान पान में रखेंगे तो कोरोना तो होगा, ओमिक्रॉन होगा, लेकिन वो बहुत हल्के से होकर निकल जाएगा। आपकी राय? नहीं, देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने कि अगर आप अपने खान पान को बेहतर रखते हैं, आप सब्जियों का, फलों का प्रयोग करते हैं, तो वो आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और उसमें दुनिया भर के जो विटामिन होते हैं वो सब सारी चीजें इसमें मिलती हैं। तो एक्स्ट्रा आपको कुछ खाने की गर्ग साहब कुछ बोलना चाह रहा जी, बहुत संक्षेप में। राघवेंद्र जी, वायरस वैक्सीन को लेकर और उसकी एक्सपायरी डेट को लेकर वो चर्चा अधूरी रह गई थी। मैं एक छोटा सा कहना चाहता हूं कि इसको लेकर कोई डर या भय का माहौल ना बने। जी बताएं। इसको लेकर कोई डर या भय का माहौल ना बने। एक्सपायरी डेट बढ़ाना नहीं बढ़ाना सरकारी प्रक्रिया में हो सकता होगा, हम उसके ऊपर नहीं जा रहे। हमारा सिर्फ ये कहना है कि इसकी अगर डेट बढ़ाई भी जा सकती थी तो इसकी रीपैकिंग करके या इसका कोई समाधान निकाल के इसको एक इशू बनने से रोका जा सकता था। मेरा सिर्फ ये कहना है। और किन कंडीशन में एक्सपायरी डेट बढ़ाई गई इसके ऊपर व्याख्या होनी चाहिए। बिल्कुल। आवेश जी, आपकी कोई राय? हाँ, एक राय जरूर देना चाहूंगा। अभी एक खबर आई है कि डेनमार्क ने अपने यहाँ बूस्टर डोज बंद कर दी है। वहां पर सरकार ने ये पाया है कि हमारे यहाँ जो लोगों को बूस्टर डोज लग रही है उनमें जो इन्फेक्शन रेट है वो बढ़ रही है जी। वो डेनमार्क गवर्नमेंट लगे हाथ इस पर डॉक्टर साहब की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, समय खत्म हो रहा है। बिल्कुल राघवेंद्र जी, इन्होंने इशू बड़ा अच्छा उठाया है। बहुत सी जगहों पर बूस्टर डोज की वकालत बंद कर दी गई है और बहुत सी जगहों पर, बहुत सी कंट्रियों में तो RT-PCR जांच को ही गलत साबित कर दिया गया है। आप याद कीजिए, हम लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन समय खत्म हो रहा है डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा नंबर गलत है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद है। इस मुद्दे पर हम दोबारा से फिर कभी विस्तार से बातचीत करेंगे। आवेश तिवारी जी, आपका बहुत धन्यवाद। भट्ट जी, आपका भी धन्यवाद। योगीराज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कमल राठी जी, आपका भी धन्यवाद। लेकिन पूरी चर्चा का निष्कर्ष ये कि आप
इसमें मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी मेंटेन करें, विटामिन डी का सेवन करें, धूप में बैठें, विटामिन डी के कैप्सूल और दवाई इंजेक्शन भी लें, और खासतौर से बीको जिंक लें, बीकासूल के साथ साथ, और विटामिन सी की बात करें तो ये आपको बचाएगा और आपकी जिंदगी और सेहत दोनों को बढ़ाएगा। कोरोना में अटेंशन रहे, क्योंकि टेंशन बहुत बढ़ रहा है, आपको अटेंशन में रहने की जरूरत है और इन सबका पालन करने की जरूरत है। बखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।